अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट और मैं हूं आपके साथ शहजाद नाइक। खिता चनाब वैली से नेशनल कॉन्फ्रेंस के युवा लीडर इश्तियाक नाइक मेरे साथ खुसूसी बातचीत में मौजूद हैं। इनसे हम खिता चनाब वैली के सूरत हाल के बारे में पूछेंगे और जम्मू और कश्मीर की सियासी सूरत हाल के बारे में पूछेंगे कि 5 अगस्त 2019 के बाद क्या कुछ बदला। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू और कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म हुई, नौजवानों को रोजगार मिला, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के बहुत सारे काम हुए। इश्तियाक साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है लगातार कि 5 अगस्त 2019 के बाद धारा 370 और 35 के खत्म होने के बाद जो है जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हुई है, नौजवानों को रोजगार मिला है और जम्मू कश्मीर में जो है उन्होंने ये भी कहा था कि दूध की नदियाँ बहेंगी। आपको क्या लगता है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर में क्या बदला क्या नहीं बदला वो आप भी समझते हैं। 2019 के बाद जो माननीय गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में खड़े उठकर जो कहा था कि अब जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी ख़त्म होगी, तो आपने देखा होगा कि 2019 के बाद कितनी किलिंग्स हुई, कितने इनकाउंटर्स हुए, कितने अटैक्स हुए, कितनी टारगेट किलिंग्स हुई। जम्मू कश्मीर में कहा था इंडस्ट्रीज़ लगेंगी और आपके सामने कितनी इंडस्ट्रीज़ लगी हैं। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ पहुँचा है, 2014 से पहले ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था, जम्मू कश्मीर के लोगों को कितना रोज़गार मिला, जम्मू कश्मीर का युवा सड़कों पे कितनी बार मारे खाया, जम्मू कश्मीर के जो डेली वेजर्स हैं उनकी क्या हालत बनी, ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। खिता चनाब वैली में आए दिन जो है सड़क हादसे पेश आते हैं। बड़े बड़े लोग जो है, चाहे सियासी लीडर हों या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, वो सिर्फ ट्वीट कर देते हैं, लेकिन उन सड़कों की मरम्मत के लिए, उनकी खस्ता हाली को सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया जाता। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब भी कोई सरकार, कोई एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाती है तो उनका हमेशा ये काम रहता है कि वो इश्यूज़ को डाइवर्ट करे। वही सब कुछ यहाँ पे भी होता है। लगातार चनाब वैली में बहुत सारे एक्सीडेंट हुए, लोगों ने आवाज़ उठाई, वहाँ के लोगों ने शोर करना शुरू कर दिया, तो तभी भाजपा कोई दूसरा तीसरा कोई इशू ऐसा लेके आती है जिससे लोगों का ध्यान भटकाया जाए। लेकिन हकीकत यह है कि आज चनाब वैली में जो हालात हैं वो बहुत संगीन हालात हैं। वहाँ के रोड्स के, वहाँ और भी जो दूसरा गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर उसकी आप बात करेंगे, उसकी खस्ता हालत क्या है। जहाँ तक रोड्स की बात है, लगातार इन सड़कों पे किस तरह से हादसात होते आ रहे हैं। लोगों ने कई बार अपील की इनको चेक किया जाए, ये एक्सीडेंट इतने क्यों हो रहे हैं। तो देखिए, पहली बात ये कि मौत जो है वो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इतने सारे एक्सीडेंट अगर हो रहे हैं तो कम से कम आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। वहाँ पे एक्सीडेंट होने का कारण किसको समझते हैं कि खस्ता हालत की वजह से? उसी पे मैं आ रहा हूँ। वहाँ चनाब वैली में प्रेमनगर के पास परसों एक छोटी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी रोड से हट जाने के बाद सीधे चिनाब में गिरी, क्योंकि वो पूरे चनाब वैली का रोड ही ऐसा है कि अगर गाड़ी हट जाती है तो वो सीधे चिनाब में ही गिरती है। मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ गवर्नमेंट ने प्रॉपर बैरिकेड्स वगैरह लगाए होते, रोड को प्रोटेक्ट किया होता, तो गाड़ी एक्सीडेंट होती लेकिन गाड़ी चिनाब में नहीं जाती, गाड़ी बैरिकेड्स के साथ रुक जाती, क्योंकि छोटी गाड़ी थी, उसमें हमारे 4 युवाओं की जान चली गई। उसके बाद तीसरे चौथे दिन एक एक्सीडेंट बगर के पास होता है, वहाँ भी यही है। एक बोलेरो गाड़ी थी, अगर वहाँ पे भी मजबूत तरीके से बैरिकेड्स लगाए होते तो वो गाड़ी भी इतनी नीचे नहीं जाती और R&B डिपार्टमेंट के वो 4 ऑफिसर जो है वो अपनी जान नहीं गंवाते। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन वक्त पे वहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाई है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि वहाँ किसी ने उन लोगों की आवाज़ सुनने की कोशिश की है। हमारे यहाँ LG एडमिनिस्ट्रेशन से कंडोलेंस के मैसेजेस आते हैं। वर्तमान में जो वहाँ के MP हैं जितेंद्र साहब, वो कंडोलेंस मैसेज करते रहते हैं, लेकिन कभी ये सोचा नहीं, कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि कारण क्या है एक्सीडेंट होने का। ओवरलोडिंग की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, जो नए ड्राइवर विदाउट लाइसेंस होते हैं उनकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, और 70% रोड की खराबी की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में अगर सबसे ज़्यादा किसी सियासी पार्टी ने हुकूमत की है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। 2008 से लेकर 2014 तक अगर खिता चनाब वैली में एक्सीडेंट होते थे, कोई सड़क हादसा होता था, क्या उस दौरान में सड़कों पर बैरिकेड लगे थे? देखिए, जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चलाई है, ये ठीक है। हमारे टाइम में भी एक्सीडेंट होते थे, ये भी ठीक है।
क्योंकि हम जब सत्ता में थे तो हमारे पास कोई ऐसी शक्ति नहीं थी कि हमने लोगों का मरना बंद कर दिया हो। ऐसा नहीं है, हमारे टाइम पे भी एक्सीडेंट होते थे, लेकिन कम से कम चेक होता था कि अगर ये एक्सीडेंट हुआ है तो इसका कारण क्या था, इसका रीज़न क्या था, एक्सीडेंट होने का रीज़न क्या था, उस एडमिनिस्ट्रेशन को टोका जाता था। अगर ओवरलोडिंग की वजह से एक्सीडेंट होते थे तो पुलिस को जिम्मेदार ठहराया जाता था, उन पे कार्रवाई होती थी। अगर किसी सड़क की वजह से तो जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट होता था रोड का, उसको बताया जाता था, उनको जिम्मेदार ठहराया जाता था। आज ऐसा कुछ है ही नहीं। एक्सीडेंट तब भी होते थे, आज भी होते हैं, लेकिन तब कितने होते थे और आज कितने होते हैं ये आपको जानने की ज़रूरत है। हमारे टाइम में भी एक्सीडेंट होते थे, लेकिन इतने ज़्यादा एक्सीडेंट नहीं होते थे। हमारे टाइम में जो एक्सीडेंट होते थे उनका चेक लिया जाता था, देखा जाता था कारण क्या है। लेकिन आज लोग जानवरों की तरह मर रहे हैं, लोग जानवरों की तरह मर मर के चिनाब में गिर रहे हैं और लाखों जानें हमारी चिनाब में पड़ी है। कोई जानने की कोशिश नहीं कर रहा है कि कारण क्या है। ये फ़र्क है अब में और जो आज की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा ये इल्ज़ाम आयद होता है कि वो जो है हिंदू मुसलमान करवा के अपनी राजनीति जो है चलाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में पहाड़ी और गुजर को जो है आपस में लड़वाया गया है। क्या आपको लगता है कि इस तरह से जो है भाजपा सत्ता हासिल कर सकती है जम्मू कश्मीर में? देखिए, जम्मू कश्मीर में अगर आप कहेंगे जिसे कहते हैं कम्युनलिज्म, तो उसमें भाजपा नंबर 1 है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये पूरी दुनिया जानती है। जम्मू कश्मीर में इन्हें लगा कि यहाँ हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर हमारी दाल नहीं गलने वाली, यहाँ हम हिंदू मुस्लिम को नहीं लड़ा सकते, भाईचारा मजबूत है। लड़ाने की बड़ी कोशिश भी की, लेकिन बहरहाल उतना नहीं कर पाए। फिर जाके इनकी नज़र पीर पंजाल पे पड़ी। उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक गैम बन सकती है, यहाँ पे पहाड़ी और गुज्जर्स को लड़ाया जा सकता है, तो वो उन्होंने वहाँ पे किया। पहाड़ी और गुज्जर्स को डिवाइड करने की पूरी कोशिश की और किसी हद तक कामयाब हुए। हो सकता है इंशाल्लाह उनको समझ आ जाए कि ये भाजपा की चाल क्या है, ये भाजपा करना क्या चाहती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा कॉम्युनल पॉलिटिक्स ये लोग करते हैं, तो इसमें मैं नहीं कहता हूँ, ये पूरी दुनिया कहती है कि भाजपा कॉम्युनल पार्टी है। इसमें कोई दोहराई नहीं है। सैयद अल्ताफ बुखारी कहते हैं कि मुझे पता है पीडीपी और एनसी को क्या हमदर्द दिया 370 रुपए के साथ। क्या कहना चाहते हैं सैयद अल्ताफ बुखारी? वो बुखारी साहब को पता होगा, हमें क्या हमदर्दी है। बुखारी साहब की दुनिया जानती है। उनकी हमदर्दी दिल्ली में जाके क्या थी, 370 के हटने के दूसरे तीसरे दिन वो दिल्ली में जाकर क्या हमदर्दी दिखा रहे थे। उसके बाद सजाद गनी लोन साहब क्या हमदर्दी दिखा रहे थे, वो सबको पता है। वो अल्ताफ बुखारी, ये लोन जो है सब एक्सपोज हो चुके हैं। कश्मीर में मार पड़ेगी इनको लोगों से, सब पता है कश्मीर के लोगों को ये क्या है, ये यहाँ पे क्यों आए हैं, ये किनका सौदा करना चाहते हैं यहाँ पे। बुखारी साहब की ये भौखलाट है, वो जानते हैं, ये जानते हैं कि नहीं होगा कुछ भी, उनसे नहीं होने वाला कुछ भी। अब वो कुछ भी बोले जा रहे हैं, कभी कुछ बोले जा रहे हैं, कभी फारूक साहब की तारीफ कर रहे हैं, शायद सोच रहे हैं कि इनकी तारीफ करने से वहाँ से कोई पब्लिसिटी मिल जाए। नहीं होगा कुछ भी। वो बुखारी साहब एक्सपोज हो चुके हैं, उनके बारे में मैं और क्या कहूँ। तो भारतीय जनता पार्टी कहते हैं हम 50 के पास सीटें जीतेंगे, तो वो किस हिसाब से कह रहे हैं? जमीनी सतह पर काम किया नहीं, नौजवानों को रोजगार दिया नहीं, पहाड़ी गुजर को कम्युनिटी को लड़वा कर आपको लगता है 50 पार जीता जा सकता है, या फिर कुछ पार्टियां उनकी मदद करेंगी उसके बाद 50 के बाद जीता जा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी फेमस है अपने जुमला पार्टी के लिए, जुमले बोलने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह से ये कह रहे हैं तो अच्छा रहेगा कि जुमला पार्टी ही कहे। इन्होंने कहा 15 लाख देंगे, वो भी आ गया। उन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो भी आ गया। अभी अगर है 50 सीटें लेंगे, किस आधार पे सीटें लेंगे? जो जम्मू कश्मीर के लोगों को रुला के रखा है, चाहे वो किसी भी सेक्टर से हो, चाहे वो छोटे दुकानदार हों, चाहे कॉन्ट्रैक्टर्स हों, चाहे बड़े बिजनेसमैन हों, इतनी हालत करके रखी है जम्मू कश्मीर की, और उसके बाद कह रहे हैं कि हम 50 के पार लेंगे। तो नहीं, कैसे होगा? ये सोचने वाली बात है कि अगर आप जम्मू कश्मीर की ये हालत कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर की लोगों की ज़मीनें आपने छीनी, यहाँ के लोगों का रोज़गार आपने छीना, बाहर से भागड़ी वागड़ी आपने बुला के यहाँ पे फॉर्म भरने शुरू करवा दिए, ये सब आप करोगे और उसके बाद आप कहोगे कि 50 के पार हो जाओगे, तो कैसे होगा? तो हाँ, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि अगर ईवीएम में कोई घोटाला करवाएं, कोई मशीनों में कोई ऐसी वैसी हरकतें करवा दें, तो हो सकता है, वैसे पॉसिबल है क्योंकि सारा सिस्टम इनके पास है, उस तरह से हो सकता है। लेकिन अगर फेयर इलेक्शन होंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये 5 से ज़्यादा सीटें लेंगे। ऐसी वैसी हरकतें करवा दें तो हो सकता है, वैसे पॉसिबल है क्योंकि सारा सिस्टम इनके पास है, उस तरह से हो सकता है। लेकिन अगर फेयर इलेक्शन होंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये 5 से ज़्यादा सीटें लेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे। कश्मीर के लोग कहते हैं हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती है, जम्मू के लोग कहते हैं हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती है। खिता चुनाव वैली की जो कभी कोई बात ही नहीं करता। सियासी पार्टियों की अगर मैं बात करूं, वो भी जो है इलेक्शन के वक्त जो है खिता चुनाव वैली की बात करूं, पीर पंजाल की बात करूं, उन्हें याद करते हैं। उसके बाद कोई सियासी लीडर वहाँ पर नज़र नहीं आते। तो क्या कहना चाहेंगे, खिता चुनाव वैली के लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? देखिए, चुनाव वैली की मैं बात करूँ, देखिए असेंबली में आपको रिप्रेजेंट आपका एमएलए करता है।
अगर आप एक ऐसे एमएलए को भेजते हैं जो असेंबली में बिल्स के ऊपर सिर्फ साइन करता है, उसे पता नहीं कि बिल क्या है, इस बिल का मेरी चुनाव में क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, तो ऐसा ही होगा। आपके कहने का मतलब पढ़े लिखे लोगों को कुछ मौका दीजिए। एग्जैक्टली पढ़े लिखे लोगों को मौका मिलना चाहिए। ये तो लीडरशिप का फेलियर है, इसलिए चुनाव की तो ये हालत है। मैं यही तो बोल रहा हूँ। आप कश्मीर की लीडरशिप देखिए कितनी स्ट्रांग है, दिखा दीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति जो नॉलेजेबल नहीं हो, जो पढ़ा लिखा नहीं हो। हमारे वहाँ से कोई भी उठ के ठेकेदार वेकेदार सारे उठ के इलेक्शन लड़ना शुरू कर देते हैं और एमएलए बन जाते हैं। उनको पता होता ही कुछ नहीं बिल क्या बना है। असेंबली में अगर आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको कम से कम पता होना चाहिए कि अगर कोई एक बिल ड्राफ्ट हुआ है, इस बिल से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, आप उस पर ही तो शोर करेंगे। आप वहाँ पे बिल बना दिया जाता है, आपके सामने रख दे, आप साइन कर देते हो, हाँ जी पास हो गया। आपको पता है ही नहीं इस बिल में है क्या, इससे मेरे लोगों को फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये जब ये चीज़ें पता ही नहीं है तो ये पता किसको चलेगा? जो पढ़ा लिखा होगा, जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा, उस जिसकी खोपड़ी काम करती होगी, जिसकी खोपड़ी में कुछ होगा, उसको ही तो पता होगा कि ये एक बिल है क्या, इससे मेरे लोगों का क्या नुकसान होगा। अभी तक की जो रिप्रेजेंटेशन है चुनाव से, जो चुनाव की अभी तक जो हालत है, वो कंप्लीट फेलियर है हमारी रिप्रेजेंटेशन का, कि वो प्रॉपर तरीके से हम लोगों को असेंबली में रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, इसलिए चुनाव की आवाज़ कभी उठी नहीं। यही कारण है। एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, खिता चुनाव वैली की बात की आपने, सभी पार्टियां तो उन्हीं कैंडिडेट को बार बार मौका। देखिए ऐसा नहीं है, पार्टी में किसी इंसान को मौका दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि लगातार उनको ही मौका दिया जा रहा। अगर एक कैंडिडेट जीत रहा है, एक अच्छा कैंडिडेट है, पढ़ा लिखा कैंडिडेट है, तो इसमें क्या है? अगर वो बार बार जीत रहा है तो उसको मौका दिया जाना चाहिए। इसमें कोई, हाँ अगर कोई कैंडिडेट बार बार हार रहा है और उसको उतना नॉलेजेबल भी नहीं है, तो मैं समझता हूँ उसको रिप्लेस करना चाहिए। और यूथ के लिए यही मेरा मैसेज है कि वो आज जो रणनीति अपनाई जा रही है, जो प्रोपोगंडे किए जा रहे हैं, समाज को तोड़ने की, ब्रदरहुड को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, उन सब से बचिए और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बनाने की कोशिश करिए। और जो शेख साहब का नारा था कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, तो उस नारे के साथ जुड़िए और आने वाले समय में जब भी इलेक्शन होगा तो एक अच्छी सोच के साथ मैदान में उतरिए और आपको जो बेहतर लगता है, जो आपको लगता है कि जिनकी वजह से जम्मू कश्मीर सेफ रह सकता है, जिनकी वजह से जम्मू कश्मीर का विकास हो सकता है, उनको सपोर्ट करिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इश्तियाक नाइक हमारे साथ युवा लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौजूद थे बातचीत करने के लिए। उन्होंने कहा कि नौजवानों से मेरी यही अपील है कि आप सोच समझकर वोट दीजिए आने वाले असेंबली इंतखाबात में। अब आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसी मज़ीद अपडेट्स की आप देखते रहे प्राइम पोस्ट। मुझे दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।